जी नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और आज आपको ब्यूटी टिप्स में मैं बताऊंगी कुछ बालों की हिफाजत के मुतालिक। बालों के बारे में ख़वातीन और मर्द हमेशा जो है परेशान नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे एक एज के बाद बाल जो हैं वो तेज़ी से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और लेकिन इसका ये है कि आप अपने बालों की हिफाजत करें और तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा देर तक जो है आपके बाल सेहतमंद रह सकते हैं। बालों को खुश्क और रूखे होने का जो एक मसला है हम ख़वातीन के दरमियान में बहुत पाया जाता है। बहुत जल्दी जो है अगर आप स्पेशली जब आप बालों को बहुत सारी केमिकल्स इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उस पर बहुत सारी जो आप हेयर ड्रायर जो हीट ट्रीटमेंट्स की होती हैं उसकी वजह से बाल और ज़्यादा रूखे और फीके हो जाते हैं। और फिर जिन बहनों के बाल जो होते हैं वो घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं, जब वो उनको सीधा करवाने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल करती हैं जो कि बालों की सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, वो आप करवा तो लेती हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक बालों को उस हेयर स्टाइल में या उस शेप में ले आती हैं जिसमें लेना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत बुरे असरात जो है वो बालों पर छोड़ जाता है जिसकी वजह से आपके बाल खुश्क और रूखे हो जाते हैं। अगर आप ये करवाना चाह रही हैं, बालों को स्ट्रेट करवाती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, करवाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको अपने बालों की जो है वो बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ज़ाहिर है जब बाल रूखे और खुश्क हो जाते हैं तो उनके गिरने में भी इजाफा हो जाता है और फिर आप परेशान होती हैं कि ये बालों की जो झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और रूखे और फीके भी हैं। तो इसके लिए ये है कि आप बालों की हिफाजत कुछ इस तरह से कर सकती हैं कि आधा कप नीम गरम जो है बादाम का तेल, आपको बादाम का तेल लें, उसको कप में डालें, किसी मेटल के में नहीं बल्कि ग्लास या जो मार्बल के जो बर्तन होते हैं उनमें से किसी पर डाल के इसको माइक्रोवेव में रखकर आधा कप जो है नीम गर्म बादाम का तेल और आधा कप आपने उसको शहद से उसको यकजा कर लेना है। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करके और सर के अंदरूनी हिस्सों में इस तरह से मसाज करें जिस तरह से आप आम ऑयल का जो है वो मसाज करती हैं। और फिर उसके बाद आप मसाज करने के बाद गर्म पानी में भिगोया हुआ जो तौलिया है वो अपने सर पर अच्छी तरह से लपेट लें और उसको थोड़ी जो उसके अंदर स्टीम है जो उसके अंदर एब्जॉर्ब होने का उसको कुछ टाइम दें। ये अमल हफ्ते में 2 मरतबा करें। आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी कि आपके बालों का जो रूखापन है वो ख़त्म हो गया है और गर्म पानी की भाप से जो है वो तेल सर में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा और आधे घंटे के बाद आप शैम्पू करें, बालों को अच्छी तरह से धोएं। आपको खुद ब खुद ये एहसास पैदा हो जाएगा कि आपके बालों में नरमी पैदा हो चुकी है और आसानी से वो सुलझाए जा सकते हैं। बेहतर नताइज के लिए कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा जो है आपको एक दफ़ा नहीं बल्कि 3 मरतबा जो है शहद और बादाम के ऑयल का जो मास्क है आपको अपने बालों में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके बाल खुश्क हैं और आपने इनके ऊपर काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा जो हीट ट्रीटमेंट के ऊपर होती हुई आई हैं, तो बेहतर ये है कि आप 3 दफ़ा हफ्ते में कम अज़ कम इस ऑयल और शहद के जो मसाज है इसको करना मत भूलें। बालों में मेहंदी लगाएँ और बालों को जो है वो तेल, हल्का सा तेल धोने से पहले भी और धोने के बाद भी अगर आप हल्का सा तेल बालों में लगा देंगी तो उसकी जो खुश्की और रूखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। गर्म पानी से शावर कम से कम लें। गर्म पानी जो है मज़ीद बालों को खुश्क करता है, रूखा बना देता है। बेहतर ये है कि आप उनके खुरदरे और रूखेपन में इजाफा ना करें बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से। और अगर आप कंडीशनर इस्तेमाल करती हैं तो इसे भी बालों के सिरों पर लगाएं, मसाज जो आपकी स्किन स्काल्प है उसके ऊपर मत लगाएं क्योंकि कंडीशनर सेल्फ जो है वो स्काल्प के लिए बेहतर नहीं होता। बेहतर ये कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको बालों के सिरों पर लगाएं। और बालों की ग़ज़ा की बात हम ना करें बालों की हिफाजत करते हुए और बालों के रूखेपन का और गिरते हुए बालों की बात करें और ग़ज़ा की बात ना करें तो ये गलत बात होगी क्योंकि ग़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी चीज़ की निगहदाश्त के लिए। आपकी स्किन हो, आपके नेल्स हों, आपके बाल हों और आपकी जो अंदरूनी हमारा बॉडी का सिस्टम होता है, किडनीज़ का फंक्शन होता है, लिवर का फंक्शन होता है, सबको जारी और सारी रखने के लिए, इन सबको बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए ग़ज़ा बहुत अहम रोल अदा करती है। इसी तरह बालों के लिए भी जो है ग़ज़ा बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और अगर आप अच्छी तरह से फुल विटामिन्स जो है तमाम विटामिन्स वाली ग़ज़ा नहीं खाएंगे, अपनी ग़ज़ा में आयरन नहीं शामिल करेंगे, वेजिटेबल्स नहीं शामिल करेंगे, दूध का और फलों का इस्तेमाल जो है मुनासिब मिकदार में नहीं करेंगे तो आपके बालों को आप जितना भी उस पर चाहे मास्क लगाएं या जो भी बैरूनी जो इसके ऊपर ट्रीटमेंट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी ग़ज़ा में
पूरे जो हैं वो विटामिन शामिल नहीं होते। अगर आप चाहती हैं कि आपके बालों की दिलकशी और ख़ूबसूरती जो है वो बरकरार रहे तो आप अपनी एक तो ग़िज़ा का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि अपने जो विटामिन आप ग़िज़ा से हासिल नहीं कर पा रही उनको सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल जो अपने जीपी से पूछ कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप बालों को कसकर ना बांधें, क्योंकि बाल जब कसकर बांधे जाते हैं तो उनसे भी बालों को टूटना जो है वो उसका मुमकिन हो जाता है। और इसके अलावा बिल्कुल उसके ऑपोजिट बालों को ज़्यादा खुला रखने से भी जो है बालों के टूटने की जो खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने बालों को जो है आप दरमियानी सी यानी कि हेयर बैंड के साथ बांध कर रखें, या उसमें चोटी उसको आप इस तरह से करें कि जो ज़्यादा जिससे आपको उसके ऊपर टाइट ना हो और बालों के टूटने का खदशा ना हो। बालों को बढ़ाने का शौक़ जो है वो बच्चियों को बचपन से ही होता है। कोशिश करती हैं कि हमारे बाल बहुत लंबे हो जाएं, और कुछ बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं जब उनके बाल जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ जो है वो बालों में ज़ाहिर है नई चेंजेस आती हैं, नई तब्दीलियाँ आती हैं, तो कुछ कम भी होना शुरू हो जाती हैं। बालों को बढ़ाने का तरीका एक बहुत आसान सा मैं आपको बताती जाऊँगी कि आप सब इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए कि काले माश लें, उनको साबुत काले माश 1 कप ले लीजिए, और आंवला मिल जाता है आराम से तमाम कैश एंड कैरियों से, वो भी आप आधा कप जो है वो इस्तेमाल करें। और सीकाकाई का जो है वो आधा कप ले लीजिए। मेथी के बीज भी आराम से मिल जाते हैं, 2 बड़े चमचे मेथी के बीज के, और लीमू के छिलके 4 अदद आपको सूखे हुए चाहिए। लीमू आपको फ्रेश नहीं चाहिए, लीमू के छिलके चाहिए जो कि सूख चुके हों 4 अदद। और काले माश जो हैं वो साबत, और 1 कप आंवला, आधा कप सीकाकाई जो है वो आधा कप लें। मेथी के बीज 2 बड़े चमचे लें, लीमू के छिलके 4 अदद, और इन तमाम चीज़ों को पीस लें और सफ़ूफ़ बना लें। ये सफ़ूफ़ गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दें और फिर सर पर लगाएं, एक पेस्ट सी बन जाएगी, और तकरीबन 5 मिनट के बाद आप सर धो लें। ज़्यादा देर आपने इसको नहीं रखना। इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ़ बनाकर पीस लें, फिर गर्म पानी से इसमें लाकर इसको एक पेस्ट बना लें, और फिर तकरीबन 5 मिनट के बाद आप सर को धो लें। इससे आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो लंबे घने, और उनकी जो गिरने का जो अमल है वो भी रुक जाएगा। इसके इस्तेमाल से आप क्योंकि घरेलू नुस्खा है और इसकी कोई मुश्किल भी नहीं है ये करना, तो बेहतर ये कि आप अपने बालों को लंबा अगर करना चाहती हैं, बच्चियाँ भी जो बालों को बढ़ाना चाहती हैं वो अपने बालों को इस तरह से ये वाला जो तरीका है वो इस्तेमाल करके बढ़ा सकती हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जो जब हम ख़वातीन आपस में बैठती हैं और बालों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की फ़िक्र होती है वो हमें यही होती है कि बाल जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ गिर रहे हैं। ब्रश करते हैं तो ब्रश में ढेर सारे जो बाल हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ खुश्क और खुदरे बालों की, क्योंकि मेन वजह जो है बालों के गिरने की खुश्की है। खुश्क बालों के लिए इलाज के लिए मुल्तानी मिट्टी को भी इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो हमारी जो पाकिस्तानी इंडियन शॉप्स हैं उनमें से आसानी से मिल जाएगी आपको। मिट्टी को आप क्या करेंगे कि बारीक करके एक बर्तन में रख लेंगे। वो मुल्तानी मिट्टी ऑलरेडी बारीक होती है, लेकिन अगर आपको थोड़ी ग्रैन्यूल्स में मिले तो आप उसको और बारीक करके एक बर्तन में रख लें और पानी में डबो दें। मिट्टी जब नरम हो जाएगी तो नारियल के गर्म तेल में शामिल कर लें। जब मिट्टी नरम हो जाए तो नारियल के गर्म तेल में शामिल कर लें। अब इससे बाल रगड़ कर धो लें। आपने वो जो तेल के साथ मिट्टी मिलाने से एक पेस्ट टाइप चीज़ बन जाएगी जिसको आप अपने सर पर रगड़ सकेंगी, बालों पर रगड़ सकेंगी। और ये अमल सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए बहुत मौसमों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो नारियल के तेल में मिलकर, कोकोनट ऑयल में मिलकर और भी मुफीद हो जाती है। इससे ना सिर्फ कि आपके बालों को, आपकी जो जिल्द है सर की, उसको इससे तक़वियत मिलती है, उससे फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि आपके दिमाग और आँखों को भी इससे ठंडक पहुँचती है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि एक अंडा लेकर उसे फेंट लें। इसमें चंद कतरे नींबू और नारियल का तेल शामिल कर लें और इससे भी सर का मसाज करें। ये कुछ तरीके थे, कुछ बातें थी, टिप्स थे। मैंने आपको बताया कि अपने बालों की हिफाजत आप किस तरह से कर सकती हैं, और आप यकीनन इसमें फ़र्क पाएंगी। ओवरनाइट आपको कोई भी जो है नतीजा हासिल नहीं होता। सब्र के साथ हफ़्ता 2 हफ़्ता, महीना 2 महीना इस्तेमाल करें तो आपको इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो आप हमारा अगला सेगमेंट, इस आवर का जो कि आखिरी सेगमेंट होता है, आलमी जायज़ा। आलमी जायज़ा के लिए हम चलेंगे अली भाई की तरफ। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही खूबसूरत टोटके जो है वो आपने बयान फरमाए। और जो बालों से मुताल्लिक़ था उस पर तो मैं अभी प्रोग्राम के बाद जो है वो आपसे तफसील से बात करूँगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने बहुत जो है वो
संजीदगी से इनके टोटके सुने होंगे, बहुत काम की बातें होती हैं। और अब इसके साथ हमारा टाइम हुआ है आलमी जायज़ा में, और आलमी जायज़ा में इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जनाब मासूम रिजवी साहब लाइन पर हैं। तो मुझ पर कराची में जो ऑपरेशन जारी है पूरे पाकिस्तान में ज़रब ग़ज़ब, आज उसके ऊपर बात करेंगे। आपकी खिदमत में खुशामदीद कहते हैं मासूम रिजवी साहब, और सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मालिक के करम है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आप मतलब ज़ाहिर बात है वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी सहाफ़ी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदा कर रहे हैं, तो कराची ऑपरेशन के बारे में क्या कहेंगे आप? कराची ऑपरेशन जो है वो उसको चाहे कितना ही कंट्रोवर्शियल आप कहें, लेकिन हकीकत बात यह है कि कराची में पहली मरतबा एक तवील अरसे के बाद, तकरीबन 15 से 20 साल के बाद, एक ऐसी जगह कायम हुई है कि आम शहरी जो है वो अपने आप को मुतमईन महसूस कर रहा है, महसूस कर रहा है। और इसकी बड़ी मिसाल आप इस तरह देखेंगे, क्राइम का रेशियो जो बहुत ज्यादा था, टारगेट क्राइम था, स्नैचिंग थी, ये नहीं जो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, लेकिन उसको बहुत बेहतरी आई। आम आदमी अपने आप को महसूस करता है सड़क पे, और अपनी पहली मरतबा ईद तक जो है रात की 2 बजे जी यकीनन चांद रात को और रमजान के आखिरी दिनों में बड़ा हुआ करता था। बिजनेस बहुत बेहतर हुआ है, इससे लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं, तफरीह के लिए निकले हैं। आप रात को घूम जाते, मतलब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मुझे एक बड़ा चीज महसूस होती थी कि इस्लामाबाद में लोग बड़े मजे से घूम रहे होते हैं रात को भी, दिन को भी, कोई लूट मार कर रहा नहीं है। और कराची में काफी हद तक नतीजा कायम हुई है। ये नहीं है कि मामला मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है या खत्म हो गए, लेकिन बहरहाल वो लोग मेरे ख्याल में अंडरग्राउंड चले गए हैं, बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, जो बैंक से वो भी अपने आप को गए होंगे, लेकिन बहुत बेहतरी आई। अच्छा देखें, ये तो एक आम आदमी के ऊपर पड़ने वाले तासुरात हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक आम आदमी यही चाहता है कि जिस तरह से लोगों को जो है वो भत्ते की पर्चियाँ आ रही थी, जिस तरह से कारोबार करना एक आम आदमी का बड़ा दुश्वार हो गया था कि ज़रा सा भी अगर कोई बिज़नेस चलता हुआ है तो वहाँ पर जितनी उसकी आमदन नहीं है उससे 100 गुना ज़्यादा उसको पर्ची आ जाती थी। उसमें लोग मारे भी गए, ठीक है, उन तक इसके असरात आ रहे हैं। मगर आप क्या कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर कितने अरसे में मतलब काबू कर ले? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम रेट वहाँ पर, एक बहुत गिरोह है, कोई छोटे मोटे गिरोह भी नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ मतलब एरियो में बहुत जो है वो मामला ख़राब हैं। तो आप क्या समझते हैं, इसको अभी कितना अरसे और इसी शिद्दत के साथ चलना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाए हैं। यहाँ पे असल में ये क्राइम नहीं है, इसको क्राइम नहीं कहेंगे आप, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब माफियाज बनी है, जैसा भी आपने कहा कि बत्ता माफिया है, लैंड माफिया है, चाइना कटिंग है, ये सारे लोग बड़े बड़े गैंग्स हैं और इलाकों में ये बिल्कुल आजाद है। कहीं कहीं इनको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है, कभी किसी पुलिस की सपोर्ट हासिल है। ये लोग खुले आम बदमाशी कर रहे थे और पकड़े नहीं जाते। अब कम अज कम ये जरूर हो गया है कि इनको ये खौफ है कि ये पकड़े जाएंगे, और उस सिलसिले में हो ये रहा है कि मुख्तलिफ जहतों में एक साथ ऑपरेशन चल रहा है। ये कराची में पहली मरतबा हुआ, पहले तो होता था कि स्ट्रीट क्राइम के पीछे पड़ गई आपकी चीज की। अब देखते हैं लैंड माफिया के खिलाफ अलग चल रहा है, बत्ते के खिलाफ अलग चल रहा है, फिशरीज में छापा पड़ता है, आपका केडीए के पेपर के लिए जो है वो सिविक सेंटर में छापा पड़ता है, वहां से फाइलें लेके जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मशकूक थे, या तो वो निकल गए हैं बाहर, या अंदर हो गए हैं, या फिर वो स्क्रीन पर नहीं है। तो ये बहुत बेहतर बात ये हुई है कि हर जहत से हाथ डाला गया है उन जराइम पेशा अफराद से जो कि काबू से बाहर हो गए थे। कराची में तो काबू से यकीनी तौर पर बाहर थे, यहाँ आप सलमानी करते थे और इसमें यहाँ पूरी पूरी पॉलिटिकल सपोर्ट आती थी। हर पार्टी का यहाँ पे विंग भी मौजूद था और उनको पैसे की जरूरत थी। मतलब आप मिलिटेंट विंग चलाते हैं तो उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है। जब पैसे के लिए फिर आप 2 नंबरी का काम करते हैं, लैंड माफिया का काम करते हैं, भत्ता का काम करते हैं, अगवा बराए सामान का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक कारोबार नहीं गया था कराची में, अब उसमें बेहतरी आई है। अब कम अज कम एक पॉजिटिव लोगों को और शहरियों को ये मिलना शुरू हुआ है कि कोई तो है जो पकड़ रहा है, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों तौर पर उसमें इख्तलाफ हो गया है, इख्तलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर लोग अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस वक्त वो भी हमने इससे पहले ऑपरेशन देखा, मैं उस वक्त पाकिस्तान में ही था, जो पहले ऑपरेशन हुआ उसमें कराची में बड़ी, जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हेलो, मेरे ख्याल में कुछ सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से, जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ, जो वो मैंने बिल्कुल अपने सामने से देखा, मैं वहीं पे मौजूद था, तो उसमें ये होता था कि पुलिस रोडों पे दो दो मोबाइलें लगा के खड़ी हो जाती थी और आम शहरी को बहुत तंग करते थे। जो मतलब हर एक को, मतलब वो सिर्फ इस निगाह से देखते थे कि ये भी जो है वो दहशतगर्द है। खाली ये नहीं कि ये नहीं देखा जाता था कि उसकी जो है वो पॉलिटिकल कोई हमदर्दी है या वो एक सियासी कारकुन है या नहीं। एक आम, मतलब जो लोग मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं उन सबको रोका जा रहा है, तंग किया जा रहा है। तो उस ऑपरेशन में और जो अब ऑपरेशन हो रहा है, इसमें कितना फ़र्क है? जी, आपको आवाज़ आई मेरी? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं मुस्तफा, जो दौर हमने भी देखा है यहाँ पे। और लेकिन मुझे एहसास के तौर पे मैं जो चीजों पे यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि उस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में इस्तेमाल करके बहुत फर्क है। अगर आप देखिए तो ये सिर्फ पॉलिटिकल ऑपरेशन है। वहाँ पे शहरी ऐसा है कि उनके भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का खर्चा था, काबिज में या जो भी एग्जाम सही साबित हुए या गलत साबित हुए, उससे बहुत सी बात भी हो चुकी है। लेकिन इस दफा पॉलिटिकल मसला हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ जो वाजे चीज देखने में आ रही है कि आम शहरी को तंग नहीं किया जा रहा। आम शहरी का चेकिंग बिल्कुल है, लेकिन आम शहरी को नहीं छोड़ा जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और उस गैंग में एक बात ये आ रही है कि किसको छोड़ नहीं जाए। ये नहीं देख रहे कि यह आदमी फला मिनिस्टर का है या फला उसका है, जिसका होता है उसको उठा रहे हैं। ये तो पहले वाले ऑपरेशन को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल का ऑपरेशन कह सकते हैं, इस दफा सिर्फ पॉलिटिकल एंगल नहीं है बल्कि पूरे क्राइम और माफिया के खिलाफ ऑपरेशन एक साथ स्टार्ट हुआ। तो शायद यही वजह है कि सूरत हाल बहुत पहले समझ गई है। अगर सिर्फ आप एक रास्ते पे जाके वहाँ ऑपरेशन करते हैं तो बाकी सारे रास्ते खुले रहते हैं, वहाँ से फायदा उठाते हैं। लेकिन अब इन्होंने किया ये है कि इन्होंने तमाम रास्ते बंद कर दिए, इन्होंने दरवाजे बंद करने शुरू किए हैं और एटलीस्ट पूरा नहीं भी बंद कर चुके हैं। तो कम अज कम इसको जरूर किया है कि उनकी समझ तोड़ दी। उनको वहाँ पर जो कुछ मॉनिटरी सपोर्ट मिलती थी, वो मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिलती, उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिल रही उनको। सारे पॉलिटिशियन कराची का पता रखा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो ग्रीन पार्टी हो, चाहे वो एमकेएम हो, सब पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को बचा ले। अच्छा, पहले तो सब पोजिशन में नहीं है सपोर्ट करते। जी, पहले तो सब जो है वो ऑपरेशन के लिए डिमांड कर रहे थे। अब जब ऑपरेशन हुआ तो सब आवेला कह रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि जो एक मतलब पीटीआई और मतलब एमकेएम और जेयूआईएफ ने कौमी असेंबली में पीटीआई को डी सीट करने की करारदाद भी जो है वो विड्रॉ कर ली। मतलब आप क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? जैसे वो जिससे हाथ बल्ला शुरू हुआ उससे भी शिकायत करनी शुरू की है और एमकेएम ने भी कुछ शिकायत की थी कि काफी सारी चीजें हुई, लेकिन इससे एमकेएम कभी नहीं रही, किसी पार्टी पर आ गई, किसी पार्टी ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी। लेकिन किसी पार्टी ने बजाय के खिलाफ जाते हैं उन्होंने अल्टीमेटली एफआईआर डाल दी है। जब साथी बाहर चले गए और उन्होंने फ्री हैंड दे दिया कि आप ऑपरेशन करते हैं। मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन जो है ये इन सब से है, इससे बाकायदा पार्लियामेंट और आर्मी चीफ इसको सपोर्ट आती है। तो मैं नहीं समझता कि ये लोकल मामला है जो खत्म हो जाएगा किसी तरह से देखा। ये ऑपरेशन मेरे ख्याल में इस दफा पूरी मजबूती के साथ और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे आपने कहा कि इस दफ़ा मतलब काफ़ी उससे डिफरेंट हट के मुख्तलिफ जाविये से ऑपरेशन हो रहा है। हर जहद के साथ जो है वो उन्होंने दहशतगर्दों पे हाथ डाला है और एक आम आदमी को तंग नहीं किया जा रहा। मगर कुछ थोड़ी सी इत्तलात ऐसी हैं जो कि कुछ लोगों को उठाया गया है जिनकी वाबस्तगी जो है वो सियासी नहीं है बल्कि मजहबी तौर पे भी वो दहशतगर्दी की किसी वारदात से कभी मुंसलिक नहीं रहे। बाज़ लोग अपने मजहबी हवाले से एक्टिव होते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है, मगर उनको भी उठाया हुआ है और उनको ऊपर भी जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है और उनको भी ना कोर्ट में पेश किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें?
लेकिन ये मेरे ख्याल में जिन शिकायतों को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इस शिकायतें यकीनी तौर पर नहीं, क्योंकि जब जहाँ भी इस किस्म के ऑपरेशन होते हैं, जाहिर है कि ये नहीं होता कि हम जैसे जिसको आप कहते हैं, हम तो यहाँ दूर बैठ के कोलेटरल डैमेजेस कह देते थे जब वो फाटा में ऑपरेशन हो रहे थे या हमले होते थे रोड के, तो कोलेटरल डैमेजेस होते थे, वो बेगुनाह लोग होते थे जिसको मारे जाते थे। तो यकीनी तौर पर ये शिकायत से भेजा नहीं है, ऐसा हो रहा होगा कि बहुत सारे बेगुनाह लोग भी इसमें फंस रहे होंगे, लेकिन वो तादाद बहुत कम है। पिछली मरतबा की 10-20 दफा ऑपरेशन जो है वो जिसको कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, ये सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, ये अपने हदफ पे जाते हैं, ये हर एक को तक नहीं कर रहे, हदफ को जाते हैं और उस हदफ में पकड़ लेते हैं लोगों को। तो यकीनी तौर पर हो सकता है कि इस किस्म की शिकायत होंगे, होता है इस तरह के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी महदूद है, वो ये करूँगा कि हम देखते हैं कि कराची के अंदर, चूँकि आपकी ज़ाहिर बात है वहाँ पर बहुत गहरी निगाह है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, वहाँ पर इन सियासी जमातों के लश्करों के साथ साथ जो मजहबी दहशतगर्द गैंग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आपको हर एक दूसरे इलाके में एक नया गिरोह एक मुख्तलिफ नाम से मिलेगा, तो उनके ऊपर उतनी मजबूती से हाथ नहीं डाला गया है, वजह क्या है? आखिरी जुमला दोबारा दोहरा देंगे? मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो है जिस तरह से सियासी तंजीमों के गैंग हैं और वो कत्लेआम कर रहे थे, वहाँ पर भत्ता माफिया थी, ये तमाम चीज़ें थी, गैंग वॉर्स थे, उनके ऊपर हाथ डाला गया। मगर इसके साथ जो मजहबी इंतहा पसंदों के गैंग हैं पूरे जो हैं, उनके ऊपर इतनी सीरियस ऑपरेशन नहीं हुआ, वो अंडरग्राउंड भी हो गए, वो वहाँ से भाग भी गए होंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? उनका हिसाब क्यों नहीं होता? बिल्कुल ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तासुर मौजूद है कि किसी एक सियासी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक तासुर मौजूद है और नजर भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को छोड़ दिया गया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ये तासुर बहरहाल लोगों में भी मौजूद है, कराची में मौजूद है कि ऐसा हो रहा है। अब ये जो स्ट्रेटेजीज बैठे हुए हैं, ये उनकी ज्यादा बेहतर जानते हैं क्या क्यों हो रहा है और क्या रीजन है, जिनके प्रदेश में से बाद रीजन के सामने भी आए हैं और अब चीजें मतवाक़िफ़ जो है वो एक गलत रुख पे जा रही हैं। लेकिन ये शिकायत मौजूद है, ये तासुर भी मौजूद, क्योंकि हम देखते हैं कि वो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को भी ललकारते हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ रहते हैं जब तक उनको रोकने टोकने वाला ना हो, और जब उनको रोकने टोकने की बात होती है तो वो पाकिस्तान के नज़रिए की भी मुखालिफत करते हैं। वो जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी वो काफिर कह देते हैं, वो हर काम करते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं वो बीच में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के क़ल्ब में बैठकर दाइश की जो है वो हेल्प करने को, उनके लिए बैत करने का भी कहते हैं। मगर ऑपरेशन जो है वो सियासी पार्टियों पे तो हो रहा है, मगर उनकी तरफ उतना मजबूती से हाथ नहीं डाला जा रहा। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ऑपरेशन की तो कहते हैं मुस्तफा पहली बात ये पॉलिटिकल ये शहरों में ऑपरेशन हो रहा है, इसका क्योंकि जिसको आप मजहबी दहशतगर्दी कह सकते हैं, इस तरफ ऑपरेशन चल रहा है। तो आप कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। यकीनी तौर पर बहुत सारी पार्टी की सपोर्ट की चीजें सामने रही है, इधर ऑपरेशन हो रहा है, उधर भी हो रहा है, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान बना है और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास की है। तो मजहबी दहशतगर्दी को निकालने की बात हुई, नाम डला हुआ था मजहबी दहशतगर्दी का। तो लेकिन मदारिस से और चीजों से इतनी शक्ति से हाथ अभी तक नहीं डला है जितना डलना चाहिए था। उसकी शायद वजह ये है कि ढाका में ऑपरेशन जो है वो काफी सक्सेसफुल आ चुका है और तालिबान को काफी तक और उसके अलावा से जितने ही नहीं हुआ सबसे क्या देखेंगे पंजाब में जो खास वाले वहाँ से हुआ है, इसके अलावा वहाँ के मुल्ला होगा के हालात के हवाले से तो इस हवाले से कुछ चीजें जरूर मौजूद है। के तहत काम किया जा रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा उधर मजबूत है, तो इधर वो इतनी मजबूत चीजें हाथ नहीं डालते। लेकिन वो जिन लोगों जिन अनासिर को उन मजहबी एलिमेंट के सरपरस्त होने का एजाज हासिल है, उन तक मैसेज जरूर पहुंच गया है कि अब वो वक्त दूर नहीं है उनके हाथ आएंगे, तो वो हाथ मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत बात, बहुत जो है वो आपने जो है वो तमाम चीज़ों को जो है वो मुदल्लिल गुफ्तगू फरमाई। हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। बहुत शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं कि आप पाकिस्तान से शामिल हुए। जनाब मासूम रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपने जो है वो तफसील से इस ऑपरेशन के ऊपर दिया।
नाज़रीन आपने सुना, चूँकि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, इतनी आवाज़ साफ़ भी नहीं आ रही थी, मगर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अभी सियासी पार्टियों पे तो ऑपरेशन हो रहा है और ज़ाहिर बात है गेहूँ के साथ घुन कहीं फिस भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं है, कुछ लोग बेकसूर भी उठाए गए हैं। मगर एक तासुर उन्होंने ये दिया कि जिस तरह पिछले ऑपरेशन हुए जिसमें कि एक आम आदमी को तकलीफ़ दी जा रही थी, सबको जो है वो एक दहशतगर्द बना दिया गया था, वो नहीं है। उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी भी आ रही है। मगर और जो मजहबी, हमने उनसे सवाल किया कि मजहबी जो गैंग बैठे हुए हैं, जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, जो असल खूंखार और भेड़ियाँ हैं, इनके ऊपर उतनी सख्ती से हाथ क्यों नहीं डाला गया और कब डाला जाएगा। तो उस पर उन्होंने इस राय का इजहार किया कि उन तक अगर अभी हाथ नहीं भी डाला गया है तो भी मैसेज उन तक ये ज़रूर पहुंच गया है कि वो अब महफूज नहीं रहेंगे, इसलिए वो अंडरग्राउंड भी हो रहे हैं और भाग भी रहे हैं। तो ये भी एक कामयाबी है, कम से कम जो है वो जो थोड़े बहुत रह जाएंगे तो उनसे निपटना आसान हो जाएगा। हम जो है वो ज़रब अज़ब पूरी पाकिस्तान में पूरी शिया कौम जो है वो ज़रब अज़ब की हिमायत करती है और अपने बहादुर जनरलों पर, अपने सपूतों पर नाज करती है, और हम यही चाहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा जाए और एक आम आदमी की ज़िंदगी में इससे बेहतरी आए। इसी के साथ जो है वो हम अपने आलमी जायज़ा को ख़त्म करते हैं और चलेंगे सिस्टर सहर की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत तफसीली आपने आलमी जायज़ा पेश किया। और अब हमें लेना होगा एक छोटा सा वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, आपको अपने टॉपिक के बारे में भी बताएंगे और आपके लिए फ़ोन लाइन्स को भी खोल देंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा।